और म्यूचुअल इंडक्टेंस वो कंप्लीट किया। ओके, आज सबसे पहले तो इंडक्टर क्या है और एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर वो फॉर्मूला कंप्लीट करनी है और बाद में एसी जनरेटर लेंगे। ओके, कल जो हमने कंप्लीट किया था इसमें बताया था सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस था। म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब डिफरेंट दो कॉइल से मिलेगा। किसी एक कॉइल में आप मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड सेकंड के साथ एसोसिएट होगी। ओके, और सपोज सेकंड की मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है तो सेकंड में इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट मिलेगा। इसका मतलब कि फ्लक्स चेंज ऑफ सेकंड कॉइल लेकिन करंट फ्रॉम फर्स्ट कॉइल। ओके, सो phi2 is equal to mi1 and therefore m is equal to phi2 by i1। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हम लिखते थे। ओके, लेकिन सेल्फ इंडक्टेंस में क्या है कि जिस कॉइल के लिए आपने फ्लक्स कैलकुलेट किया उसकी करंट, so phi is equal to li and therefore l is equal to phi upon I। बाद में दोनों इक्वेशन को हमने डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, और इससे हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ निकाला था। ओके, लेकिन एक चीज है कि सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस और बाद में सेल्फ इंडक्टेंस। जिस कंपोनेंट के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस है, जिस कंपोनेंट के अंदर आपको सेल्फ इंडक्टेंस मिलता है उसको इंडक्टर बताया जाएगा। सेल्फ इंडक्टेंस कहाँ मिलेगा? कॉइल के अंदर। कॉइल से सपोज आपने करंट पास किया, यहाँ से करंट एंटर किया, यहाँ से बाहर जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पॉइंट हो गए, इसको इंडक्टर एल बताया जाएगा। जिस कंपोनेंट के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस मिलता है उसको इंडक्टर बताया जाएगा और इंडक्टर की साइन है कैपिटल एल और इस तरह की साइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। सर्किट के अंदर इंडक्टर इस तरह से बताया जाता है। ओके, रेजिस्टेंस वो थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा। कैपेसिटर वो भी हमने कंप्लीट किया। ये रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर। ओके, इसी तरह ये इंडक्टर रहेगा। ये इंडक्टर का यूज क्या है? जैसे कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी स्टोर होती है, सिमिलरली इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी स्टोर होगी। ओके, सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। कौन कौन सी फॉर्मूला थी एनर्जी स्टोर? हाफ q by 2r हाफ cv स्क्वायर हाफ cv स्क्वायर q square by 2c v स्क्वायर अपॉन 2r 2c 2r। नहीं 2c मैं तो ये सुबह में 1/2q into v। इसमें क्या हो गया? c और v मतलब तीन डिफरेंस q। ऐसा तो फॉर्मूला c is equal to q by v है। तो तीनों की फॉर्मूले कैपेसिटेंस और पोटेंशियल, चार्ज और कैपेसिटेंस, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इस तरह से ये पोटेंशियल, इसके हिसाब से तीन फॉर्मूला थी। ठीक है, हम जानते हैं कि कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि फर्स्ट ये प्लेट और सेकंड मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ओके, सिमिलरली इंडक्टर के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी तो एनर्जी जो स्टोर होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी होगी। सो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, इसको कंप्लीट करना है तो हम वर्क वाली फॉर्मूला से या पावर वाली फॉर्मूला से कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सपोज पावर P इज इक्वल टू dW अपॉन dt, लेकिन मैकेनिकल पावर के हिसाब से सॉरी इलेक्ट्रिक पावर के हिसाब से थर्ड चैप्टर में पावर की फॉर्मूला लिखी थी P इज इक्वल टू VI I स्क्वायर R V स्क्वायर बाय R। से फर्स्ट वाली फॉर्मूला मैंने यूज की EI। ओके, E मतलब इंड्यूस EMF। ओके, सो इज इक्वल टू L DI अपॉन dt into I। Similarly, power is equal to dW upon dt, दोनों से dt कैंसिल करो। So now dW is equal to Li into di। अब सपोज मुझे टोटल वर्क कैलकुलेट करना है तो करंट 0 से लेके I तक इंक्रीज करेंगे, इनिशियल टू मैक्सिमम तक। सो नाउ
total work is equal to integrate dw. So integration 0 to I Li into di, Li into di. Okay, L सेल्फ इंडक्टेंस, इंटीग्रेशन से बाहर कर दो, so क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन I into di. Okay, so what is a L? Okay, इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, I di. Square by 2. क्या, I square 2. I square by 2, x raised to n is equal to x raised to n plus 1 upon n plus 1. इसी फॉर्मूला से कंप्लीट करना है. I into di, सॉरी यहाँ dx लिखना बाकी रह गया, तो क्या लिखे, I raised to 1, so I raised to 1 plus 1 upon 1 plus 1, so I square by 2. So L कॉमन, इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी I square by 2, लेकिन लिमिट 0 to I. Okay, now work is equal to 1 by 2L, वो बाहर ले लिया, पहले अपर लिमिट, so I की जगह I रखेंगे, then लोअर लिमिट तो 0 रखेंगे, and therefore work is equal to 1 by 2L I square. तो energy stored in inductor, energy stored in inductor of magnetic field क्या लिखेंगे, U is equal to 1 by 2L I square. ओके, उन लोगों ने इसको मैकेनिक्स के साथ भी मैच किया है, क्योंकि वर्क इक्वल टू करके हमने लिखा, तो वर्क इक्वल टू 1 बाई 2 mv स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं. तो जो मास मैकेनिक्स में मास का रहता है वही रोल यहाँ इंडक्टर का रहेगा. इस तरह की पूरी चार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड की, फिजिकल क्वांटिटी और मैकेनिक्स की. चैप्टर नंबर 7 में पूरी चार्ट दी है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किसको इक्विवेलेंट रहेगी मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. ओके, सबसे पहले एक काम करो, 27 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करो. चलो, डिवाइड द इंडक्टर, derive the equation of energy U is equal to 1 by 2 Li square stored in a inductor. 27 number.
कंप्लीट। कंप्लीट हो Yes, गया। sir. ओके, पहले तो Yes. सर्किट वाली साइन हाँ सर। कि वो याद रखनी है। क्लियर। 1/2 LI स्क्वायर, क्योंकि इसलिए कि ये 6th चैप्टर मतलब लास्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लास्ट चैप्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन 7th चैप्टर जो अल्टरनेटिंग करंट एसी सर्किट, क्योंकि हमने अब तक जो करंट यूज किया था वो डीसी था, अब क्या आएगा अल्टरनेटिंग करंट एसी के लिए। और एसी के बाद चैप्टर नंबर 8 जिसकी वेटेज कुछ है ही नहीं, ऐसे तो 3 मार्क्स ओनली, 3 मार्क्स ओनली। हो सके 3 एमसीक्यू भी हो जाए, लेकिन फिर भी उस वेटेज के हिसाब से सपोज हम कैलकुलेट करें चैप्टर नंबर 8, तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का टोटल यूज इसके अंदर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी 5 मार्क्स में रखा है, 3 मार्क्स नहीं 5 मार्क्स। मतलब अगेन क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 5 मार्क्स, अगेन 3 एमसीक्यू 2 मार्क्स क्वेश्चन, इस तरह से हो रहेगा वो भी। ओके, लेकिन वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की सभी फॉर्मूला एक साथ उन लोगों ने दिए है, मतलब 1 2 3 चैप्टर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, 4 5 6 चैप्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को मर्ज करने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलेगा। ओके, तो ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया, ज्यादा कोई मेन फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं। लेकिन इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट रियली जो मतलब फिनोमेना है, उससे कांस्टेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट वर्क करेगा, तो लिखा उसने एसी जनरेटर या डायनेमो, एसी जनरेटर या डायनेमो। ओके, एक चीज और कि जब हमने मोशनल ईएमएफ पढ़ा था, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन से प्रोड्यूस होने वाली ईएमएफ, तो पता है कि सपोज आप कॉइल स्टेडी रखो, मैग्नेट मोशन करवाएंगे, मैग्नेट स्टेडी रखे आप कॉइल मोशन करेंगे, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगी, मतलब सभी इक्वल है। चेंज होने वाली मैग्नेटिक फील्ड में ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो भी इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब मोशन होती है तब ये चीज होती है। कभी आप कॉइल को रखने के बाद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज डिक्रीज करो तो भी चल सकता है, या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल रोटेट करो तो भी ये पॉसिबल है। ये एक चीज और भी है कि कॉइल की डायमेंशन चेंज अपने आप होनी चाहिए। ओके, कॉइल की डायमेंशन अपने आप कैसे चेंज होगी, तो उस दिन मैंने बताया था यू शेप वाली फ्रेम से, यू शेप वाली फ्रेम होगी, रॉड यहाँ है और सपोज बाहर की ओर जाएगा तो यहाँ तक जाएगा, तो सपोज ये x प्लस डेल्टा एक्स, तो इसका मतलब एरिया इंक्रीज हो जाएगा, फ्लक्स इंक्रीज होगी, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट मिलेगा, क्योंकि इसके लेंथ फिक्स है लेकिन जो विड्थ है वो इंक्रीज हो रही है। ओके, तो खुद डायमेंशन चेंज होना ये इसकी एग्जांपल है। ओके, तो ये किसी भी एग्जांपल आप यूज करो जिसमें आपको इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट मिलेगा। एसी जनरेटर में क्या होता है कि दो फिक्स मैग्नेटिक पोल के बीच में कॉइल रोटेट होती है, दो मैग्नेटिक पोल मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में कॉइल रोटेट की जाएगी, और जब कॉइल रोटेट होती है तो सबसे पहले फ्लक्स की फॉर्मूला, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। सो द एंगल बिटवीन ए एंड बी वो ऑलवेज चेंज होता रहेगा, और जिस तरह से एंगल चेंज होगा फ्लक्स इंक्रीज डिक्रीज होगा, और इससे आपको इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, वो टाइम के साथ चेंज होने वाली पोटेंशियल देगा। और टाइम के साथ चेंज होने वाली पोटेंशियल को अल्टरनेटिंग पोटेंशियल या अल्टरनेटिंग करंट पोटेंशियल मिलेगा, तो करंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल E इक्वल टू करके मिलता है, तो करंट I इज इक्वल टू E अपॉन R करके लिख सकते हैं। तो इस टाइप की जो करंट है वो अल्टरनेटिंग करंट है। अब वो प्रोड्यूस कैसे करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने जो ड्रॉ करके दिया, ओके, वो डायग्राम से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, लेकिन वही डायग्राम डिफरेंट मैनर से मैं ड्रॉ करके दे रहा हूँ। उन लोगों ने आपको साइड पे दो पोल ड्रॉ करके दिए, नॉर्थ और साउथ, और उसके बीच में रेक्टेंगुलर कॉइल दी। लेकिन मैं डायग्राम कुछ इस तरह से बनाया कि सपोज ये नॉर्थ और ये साउथ पोल, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ रहेगी। ओके, इस बीच एक रेक्टेंगुलर कॉइल,
देखो जो फर्स्ट वायर उसने बताया उसके साथ ध्यान रखिए, ये फर्स्ट वायर इसके साथ मतलब सर्कल होता है, सर्कल के अंदर ऐसे वायर टच होके निकलता है जिसको ब्रश बताया जाता है, और यहाँ एक कनेक्शन होता है। और सेकेंड इसका मतलब ये दोनों ऐसे तो सिंगल सिंगल नहीं होते, सपोज दो वायर एक ही मतलब सर्कल से पास होंगे, लेकिन दोनों कॉइल एक यहाँ टच होता है दूसरा आगे जाके टच होता है, और दो सेपरेट ऐसे रॉड बैंक पॉजिटिव और नेगेटिव, जहां से हम पोटेंशियल कहीं भी सर्किट में देना तो दे सकते हैं। ओके, अब चेक करो कि ये पूरा जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इस एक्सिस के हिसाब से वो रोटेशनल मोशन करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा, जिसके एंगुलर स्पीड क्या लिखेंगे, ओमेगा। अब चेक करो कि सपोज नॉर्थ पोल साउथ पोल इस तरह से है, बीच में मैंने इस तरह की रेक्टेंगुलर कॉइल रखी। रेक्टेंगुलर कॉइल के लिए एरिया वेक्टर अपर डायरेक्शन में होगा, magnetic field also in upper direction. So initially flux maximum phi is equal to BA cos theta. इस तरह की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। phi is equal to BA cos theta. लेकिन यहाँ कॉइल रोटेट होता है, और जब कॉइल रोटेशन करेगा तो थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो हम इसको BA cos ओमेगा टी ऐसा लिख सकते हैं। Sorry, angular velocity is equal to distance upon time, and therefore angular distance equal to velocity into time. So theta is equal to क्या लिखेंगे, ओमेगा टी। ओके, हम इसको टाइम से डेरिवेट करेंगे, E is equal to ओके एक चीज और कि सपोज इसको सिंगल टर्न वाली मैंने कॉइल डायग्राम में बताया, सपोज नंबर ऑफ टर्न्स n होते तो यहाँ भी n आता, यहाँ भी n लिखना पड़ता। ओके, अब इसको डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो माइनस डी फाई अपॉन डी डी, कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, एन ए नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस सेक्शन, कॉस की डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी की भी डेरिवेटिव करनी पड़ेगी, सो ओमेगा और टी की डेरिवेटिव 1, तो EMF E is equal to N B A ओमेगा sin ओमेगा t। अब सपोज इस पोटेंशियल को मैक्सिमम पोटेंशियल या E0 लिखा जाए, तो sin ओमेगा t, इस इक्वेशन को चेक करो कि जैसे जैसे टाइम की वैल्यू चेंज होगी ये EMF चेंज होता जाएगा, मतलब EMF डिपेंड ऑन टाइम, और EMF डिपेंड ऑन टाइम। ओके, तो उसको क्या बताएंगे, अल्टरनेटिंग EMF, मतलब इसी पोटेंशियल ऐसा बता सकते हैं, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल, और अल्टरनेटिंग पोटेंशियल से हमको क्या मिलेगा, अल्टरनेटिंग करंट। अभी लिखा था सपोज I, so E by R टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल इज इक्वल टू R, तो इससे जो करंट मिलेगा वो करंट भी टाइम के साथ क्या होगा, वेरिएट होगा, वो भी टाइम के साथ चेंज होता रहेगा। ओके, लेकिन एक चीज और भी है कि हम जानते हैं कि साइन ओमेगा टी लिखा तो साइन की जो मैग्नीट्यूड है +1 to -1 के बीच में रहेगी। ओके, और एक चीज और भी है कि ये जो कॉइल है इस तरह से रोटेट होगी, पूरा रोटेशन चलो इनिशियली इस तरह से है, ऊपर साउथ पोल नीचे नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक फील्ड अपर डायरेक्शन में, कॉइल की क्रॉस सेक्शन एरिया अपवर्ड, सो थीटा इक्वल टू 0। ओके, जब मैंने इसको रोटेट किया तो इधर गया, तो बी अपर डायरेक्शन में है, इस साइड पे मिला, एंगल कितना बना 90, बाद में कॉइल इस तरह से आएगी, सो बी अपर डायरेक्शन में, ए डाउनवर्ड इज थीटा इज इक्वल टू 180। ओके, बाद में रोटेट के बाद इस तरह से आएगा। ओके, तो 270 एंड 1 रोटेशन कंप्लीट, तो 360। इसका मतलब ये पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, तो डिफरेंट पोजीशन क्या हो सकती है, तो इनिशियली 0, देन 90, 180, 270 एंड 360, तो इनिशियल तो ये है। ओके, उसके बाद टाइम चेंज होता रहेगा, तो एक रोटेशन की जो टाइमिंग है उसको पीरियडिक टाइम बताया जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, पीरियडिक टाइम, एक पूरी रोटेशन कंप्लीट करना मतलब क्या होगा, पीरियडिक टाइम, तो इसको क्या लिख सकते हैं, T/4, ये क्या होगा T/2, ये वाली टाइम T/4, और ये वाली टाइम क्या होगी T, मतलब इनिशियली 0, इतना रोटेट होना मतलब T/4 टाइमिंग, ये हाफ पीरियडिक टाइम जितना, ये 3T/4, और बाद में अगेन ऊपर आएगा तो T जितना है,
तो ये जो वैल्यूएशन है हम इस इक्वेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन से दो चीज मिल सकती है, यहाँ भी हम ऐड कर सकते हैं जिससे फ्लक्स कैलकुलेट हो सकता है और इससे हम पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग के लिए लिखते हैं। ओके, इसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो आप यहाँ ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t लिखेंगे, नीचे लिख रहा हूँ, चलो ओमेगा 0 साइन 2π/t इंटू टी, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t इंटू क्या लिखेंगे, इस फॉर्मूला से हम डिफरेंट पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलर यहाँ भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट कितनी फॉर्मूला हुई, दो, एन ए बी cos 2π/t इंटू टी। चलो फर्स्ट ऑप्शन फॉर t इज इक्वल टू 0, पहली टाइमिंग तो क्या है t इक्वल टू 0, यहाँ भी टाइमिंग 0 होगी तो यहाँ एंगल क्या होगा 0। ऐड करो, सपोज t इक्वल टू 0 रखा, cos 0 1, फ्लक्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी एन ए बी, ईएमएफ कितना होगा, जो t इक्वल टू 0 में रख दिया तो ईएमएफ क्या हो जाएगा 0, बिकॉज साइन 0 इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0। नाउ सेकंड ऑप्शन t इज इक्वल टू t/4, ओके चलो 2π/t t/4, tt कैंसल, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, चलो t/4, tt कैंसल, 2 कैंसल, cos π/2, cos π/2 की वैल्यू क्या होगी 0, सो phi इज इक्वल टू 0। यहाँ रखा तो, यहाँ सपोज मैंने t/4 रखा तो sin π/2, और sin π/2 की वैल्यू 1, सो E इज इक्वल टू E0। इसका मतलब 0 to 90 जाएगा, फ्लक्स डिक्रीज होकर 0 हो जाएगी, लेकिन ईएमएफ कितना हो जाएगा मैक्सिमम। नाउ t/2, चल यहाँ लिख रहा हूँ t/2, tt कैंसल, 2 कैंसल, cos phi की वैल्यू क्या होगी -1, -1, cos phi की वैल्यू -1 होगी, इसका मतलब phi इज इक्वल टू -NAB, phi इज इक्वल टू -NAB। ओके, वही वैल्यूएशन मैंने यहाँ भी रखी दो, कौन सी t/2, 2 कैंसल, tt कैंसल, sin pi की वैल्यू क्या होगी 0 ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। नाउ फोर्थ t इज इक्वल टू 3/4, तो यहाँ भी रख रहा हूँ 3/4, t कैंसल हो जाएगा, ये 2 कैंसल होगा, मतलब cos 3π/2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 270 या 3π/2 0, 0। तो सिमिलर वो यहाँ भी लिखेंगे 3/4, सो tt कैंसल, 2 यहाँ कैंसल, sin 3π/2 -1, -1, सो E इज इक्वल टू, देखो E0 का मतलब क्या हुआ है, ये जो है ना इसको E0 लिखा गया है, मतलब E0 ले यहाँ लिख देते हैं NAB ओमेगा, E is equal to -E0 -NAB omega, and last after one complete rotation T is equal to capital T, tt cancel, cos 2π 1, 1, cos 2π 1 मतलब phi is equal to NAB, यहाँ सिमिलरली complete 0, one rotation T cancel, cos 0 मतलब ये 0। तो चेक करो कि आप इसको ग्राफ के तौर में डायग्राम बनाएंगे ग्राफ के हिसाब से, तो पहले क्या होगा 0, t/4, t/2, 30/4, 2t, कंटिन्यूस चल सकता है, ये E0 और ये -E0, क्योंकि हमने चेक किया कि यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 0 आती है और माइनस अभी उतनी वैल्यू रहती है। ओके, t इक्वल टू 0, EMF 0 था, t इक्वल टू 0, EMF 0 था, t इक्वल टू t/4, EMF E0 था, मतलब कितने टाइम में इंक्रीज हुआ, बाद में डिक्रीज होगा,
इस टाइप की अल्टरनेटिंग ईएमएफ की फॉर्म मतलब ग्राफ बनेगी। चेक करो, t इक्वल टू 0 ईएमएफ 0, देन ईएमएफ मैक्सिमम हो जाएगा E0 जितना, मतलब इसमें इंक्रीज होता है, बाद में डिक्रीज होकर 0 हो जाएगा, बाद में इंक्रीज होगा लेकिन नेगेटिव होगा, मतलब पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, एंड अगेन क्या हो जाएगा 0। ओके, तो ये जो मैंने ग्राफ बनाई ना वो ईएमएफ की है, लेकिन सिमिलर ग्राफ फॉर इस टाइप की ग्राफ, ओके, यहाँ फ्लक्स की ड्रॉ करनी है, तो इनिशियली फ्लक्स मैक्सिमम जो ब्लैक लाइन से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इनिशियल फ्लक्स मैक्सिमम देन 0, देखो इनिशियल फ्लक्स मैक्सिमम, इसके लिए क्या मिला 0, इसके लिए माइनस में अगेन क्या हुआ 0, और बाद में फिर से इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ है वो ईएमएफ की है, और ये जो ग्राफ है वो फ्लक्स के लिए है। लेकिन एक बार ऐसा भी बता दें कि इसके लिए अब करंट के लिए एक डायग्राम बनाओ। अब ईएमएफ हो गया तो करंट की डायग्राम जो बनती है वो ईएमएफ जैसी होगी, लेकिन ईएमएफ से थोड़ी कम रखनी पड़ी, जो डॉटेड लाइन से यहाँ बता रहा हूँ। ये जो मैंने ग्राफ बनाया वो अल्टरनेटिंग करंट का है, I1 क्यों कम हुआ, क्योंकि E/R है, इसको R से डिवाइड करना पड़ेगा, R से डिवाइड करेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू करंट से भी क्या होगी कम। ओके, उन लोगों ने आपको 29 में पूरा इक्वेशन कंप्लीट करके दिया, लेकिन उसके बाद जो 30 नंबर क्वेश्चन दिया उसमें जो मैंने कैलकुलेशन की वो पूरी कैलकुलेशन उन लोगों ने लिख के दी है। एक चीज याद रखो कि जो ग्राफ उसने बनाया है उसके ऊपर वो अलग अलग पोजीशन में कॉइल ड्रॉ करके दी, वो पोजीशन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ग्राफ बनाया उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर वाली लाइन बताई है, ईएमएफ वाली। मैंने आपको फ्लक्स वाली लाइन ब्लैक कलर से बताई, और डॉटेड वाली जो लाइन बताई वो अल्टरनेटिंग करंट की बताई। दो क्वेश्चन प्रॉपर्ली पढ़ लो, 29 और 30। કરંટ નો ફ્લો કેવી રીતના થશે આનામ? શું કરંટ નો મેનર કેવી રીતે છે ફ્લો નાની અંદર? करंट પોલારિટી सपोज पहले एक मिनट इनिशियली दोनों जीरो है, पहले ये वाली टर्मिनल पॉजिटिव बनी तो ये वाली टर्मिनल क्या होती है नेगेटिव, पहले इंक्रीज हो गया। सपोज ये ग्राफ जो मैंने बनाया किसी एक टर्मिनल के लिए पहले सोचना पड़ेगा कि सपोज पहले इनिशियल 0, पहले इंक्रीज होकर पॉजिटिव बना, ओके, मतलब यहाँ तक गया, बाद में डिक्रीज होकर 0 हुआ, ओके, बाद में पोलैरिटी चेंज होती है, बाद में इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी चेंज, बाद में नेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, इनिशियली ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, लेकिन जैसे ही ग्राफ स्टार्ट हुई तो नेगेटिव हो गया वो पॉजिटिव का, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वो चेंज होता रहेगा, और जिसको अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी बताई जाती है। घर के अंदर जो अल्टरनेटिंग करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे चेक करो वहां लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 50 हर्ट्ज, मतलब पर सेकंड ऐसे 50 साइकिल पास होती है। तो इसका मतलब क्या होता है, पर सेकंड वो 100 टाइम्स चेंज होता है, क्योंकि पहली बार ये प्लस हुआ उसके बाद माइनस, मतलब सिंगल साइकिल के अंदर वो 2 बार चेंज हुआ, पहले प्लस देन माइनस, तो एक सेकंड के अंदर ऐसी 50 साइकिल सपोज पास होती है, तो इसका मतलब वो 100 टाइम्स चेंज होता है। कि गुड साइड में पूछा है कि एक अल्टरनेटिंग करंट ऐसा है कि जो 120 टाइम्स चेंज हुआ पर सेकंड, तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो लिखेंगे 60 हर्ट्ज, ओके, और सपोज 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो कितनी बार चेंज होगा तो 120 टाइम्स, क्या लिखेंगे 120 टाइम्स, मतलब क्या होता है ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब घर के अंदर प्लग चेक करो, प्लग में 2 होल होंगे लेकिन यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखा, क्यों, वो चेंज होते रहते हैं, एक सेकंड के अंदर वो 50 टाइम्स चेंज होगा, मतलब 50 साइकिल ऐसी पास होगी, और एक 50 टाइम्स से मतलब 100 टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 100 टाइम्स, ओके, इसलिए उसको, और इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, पहले हम अपने चेक किए पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा है, बाद में ऐसे वापस आया, इसलिए करंट की डायरेक्शन प्रॉपर नहीं रही। फर्स्ट साइकिल में जो સર એ તો ઇલેક્ટ્રોન એની મીન પોઝિશન પર વાઇબ્રેટ કર ખાલી SHM કરશે ને એની મીન પોઝિશન પર ઇલેક્ટ્રોન તો પછી SHM होगा, लेकिन SHM के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस के हिसाब से उसकी एनर्जी लॉस होगी, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल बताया जाता है, जो इसको क्या बताया इलेक्ट्रिसिटी बिल बताया जाता है। और एक चीज भी है, SHM करने के लिए भी उसके पास क्या होगी, उसकी जो एनर्जी है वो लॉस नहीं होनी चाहिए, तब जाके वो कंटिन्यू होगा। 11th में पढ़ा था, सिंपल पेंडुलम आपने ऑसिलेट किया तो मीडियम की रेजिस्टेंस के हिसाब से उसकी एम्पलीट्यूड क्या होगी डिक्रीज। अब सपोज एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं करनी तो आप बाहर से उसको फोर्स देंगे, ओके, जिसको आपने एक्सटर्नल फोर्स लिखा था, जिसने आपने क्या लिखा था
एक्सटर्नल फोर्स। सिमिलर मेथड यहाँ होती है। इलेक्ट्रॉन तो ऐसे भी मेटालिक वायर में होता है, लेकिन आप जैसे आप सप्लाई ज्वाइन करेंगे तो बाहर से एनर्जी मिलेगी, फोर्स मिलेगा, और इससे उसकी वाइब्रेशन कंटिन्यू रहेगी। क्लियर? यस सर। यस सर। अभी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको अल्टरनेट करंट की मिलेगी, पूरा चैप्टर है 7 नंबर 8 मार्क्स, ये कंप्लीट कर लो। चलो 29 30
आप ग्राफ चेक करेंगे तो ग्राफ के अंदर उसने यहाँ एंगल भी लिख के दिया कि ये से 0 डिग्री के लिए है, ये 90, 180, 270 और ये 360। मतलब ग्राफ इस तरह से बताया कि टाइम, एंगल सब कुछ यहाँ इन्वॉल्व हो जाएगा। पढ़ लिया बाकी? हो गया सर। उसके बाद 31 तो सिर्फ पढ़ना है कि जनरेटर कितने टाइप के होंगे। मोस्ट प्रॉब्लम तो क्या होता है कि रेगुलर जो हम बाहर जनरेटर देखते हैं, नॉर्मली जो यूज होता है वो डीजल पेट्रोल वाला होता है, और वो जो जनरेटर रहेगा उस जनरेटर के अंदर मोस्ट प्रोबेबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज करते हैं। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट रोटेट होंगे, कॉइल स्टडी रहेगी। जो बाहर नॉर्मली कमर्शियली जो यूज होता है जनरेटर डीजल पेट्रोल वाले, इसके अंदर जो नेचुरली हम यूज करते हैं, मतलब पानी या एयर की जो फ्लो है और उससे हमको इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना है, विंड मिल रोटेट होगी, ओके, एयर से। तो इससे टरबाइन वो कॉइल रोटेट होगी, कॉइल रोटेट होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। वो जो फिनोमिना है उसके अंदर ओके, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मैकेनिकल एनर्जी किससे कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ओके, उसने बताया कि जो पानी मतलब स्टोर करने के बाद पानी की फ्लो होता है, अभी अभी नहीं, वो डैम सभी फुल हो गए तो उन लोगों ने जहाँ जहाँ ऐसी अरेंजमेंट है तो टनल से पानी पास किया। अब टनल से जब पानी पास होता है तो टरबाइन रोटेट होता है, मतलब कि पानी की जो काइनेटिक एनर्जी वो टरबाइन रोटेट करेगी, और उस टरबाइन की रोटेशन से क्या मिलता है? तो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर भी बताया जाता है। अब सपोज अभी तो क्या है कि अभी डीजल पेट्रोल वाली जनरेटर यूज करते हैं। पहले वो कॉल इलेक्ट्रिसिटी मतलब पावर स्टेशन के अंदर भी जरूरत पड़ती, तब भी डिफरेंट सोर्सेस यूज किए जाते हैं। लेकिन लोगों ने बताया कि सपोज सभी सोर्स आपने कंप्लीट कर लिए, है ही नहीं सपोज कोई रिक्वायरमेंट आपके पास, कोई आपके पास सोर्स है नहीं जहाँ से एनर्जी मिलती है, तो एक चीज बाकी रहता है, और वो एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी, जिससे आप ये काम कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए भी अभी वर्कआउट हो रहा है। बहुत सारे न्यूक्लियर पावर जनरेटर भी यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल कि सपोज बड़ी बड़ी जितनी भी इंडस्ट्री है, बड़ा के हिसाब से हैवी वाटर प्लांट, जीएसएफसी, आईपीसीएल, उस सब ने मिला के न्यूक्लियर पावर जनरेटर रेडी किया। क्यों? को पता है कि अब सीएनजी पीएनजी वाली जो गैस उनको मिलती है वो थोड़े बहुत साल के बाद बंद हो जाएगा, तो उनको न्यूक्लियर पावर रिएक्टर से ये काम करना पड़ेगा, जनरेटर से। तो नॉर्मली न्यूक्लियर पावर जनरेटर उन लोगों ने बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि तीनों इंडस्ट्री को जो भी चाहिए एनर्जी वहां से मिलनी चाहिए। ओके, और उन लोगों ने लिख के भी दिया कि अभी जो हम जनरेटर यूज करेंगे वो 500 मिलियन वोल्ट तक की एनर्जी देगा। ओके, 500 मिलियन वोल्ट। एक एग्जांपल दिया इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तो उसने लिखा 5 मिलियन 100 वोल्ट वाले जो बल्ब है वो एक साथ ग्लो कर सकते हैं। ये एनर्जी कन्वर्ट करने का या कैलकुलेट करने की बात बताए। और वो दो चीज लिख के दी कि इंडिया के अंदर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिव करंट है वो 50 हर्ट्ज है, और यूके यूएस में आप चेक करो तो वो 60 हर्ट्ज रहेगा। ओके, इससे ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन इसमें है ही नहीं। मतलब 6th चैप्टर जो था इनिशियली फैराडे एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट ऑफ फैराडे एक्सपेरिमेंट, बाद में मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होने की जो मेन रीजन या सोर्स वो एक्सप्लेन किया था कि यूसेफ फ्रेम की जरूरत नहीं, सिर्फ रॉड मोशन करवाएंगे तो भी अपर एंड और लोअर एंड पे पॉजिटिव नेगेटिव आपको इलेक्ट्रिक चार्ज मिलेंगे, और वो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ की तरह होता है। देन एडी करंट कंप्लीट करने के बाद हमने स्टार्ट किया था म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस, और बाद में एसी जनरेटर। इतने टॉपिक्स है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर से उन लोगों ने 2 मार्क्स वाली क्वेश्चन और 3 एमसीक्यू, मतलब मेजॉरिटी पार्ट इसमें थियोरी रहेगी। मेजॉरिटी पार्ट क्या रहेगा?
थियरी, न्यूमेरिकल प्रिपेयर करना है क्योंकि इसमें जरूरत होगी कि सपोज 2 मार्क्स में न्यूमेरिकल रखा, तो ऐसा नहीं बता सकते कि ये थियरी क्यों, न्यूमेरिकल क्यों। क्लियर? 2 मार्क्स क्वेश्चन ओनली, इतना ही दिया है। ओके, चलो इसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। मेरे ख्याल से अब तक इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं हुआ। चलो कैलकुलेट किया था हमने? नहीं। ओके, चलो इलास्ट्रेशन नंबर 1 सबसे पहले वहां से स्टार्ट करेंगे। सर 2-3 ऐसे इलास्ट्रेशन है कि जिसको कैलकुलेट नहीं करना है, मतलब इसमें कैलकुलेशन नहीं है फिर भी हम उसको पढ़ेंगे, इसलिए कि इसे 2 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर वो क्वेश्चन पॉसिबल है। इलास्ट्रेशन 1 में लिखा, पहले तो वो फेराडे वाली एक्सपेरिमेंट की अरेंजमेंट दी। 2 कॉइल, किसी एक के साथ बैटरी कनेक्ट की है, किसी के साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया। ओके, फर्स्ट कॉइल के साथ उसने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके दिया। और जो सेकंड कॉइल बताई, और वहां उन्हें बैटरी कनेक्ट करके दी। ओके, और बताया कि फील्ड लाइन इस तरह से पास होगी। इस कॉइल को लिखा C2 और ये बताया C1। ये वापस आएगा। ओके, फर्स्ट ऑप्शन, what would you do to obtain the large deflection of the galvanometer? गैल्वेनोमीटर की लार्ज डिफ्लेक्शन के लिए क्या करेंगे? क्या हो सकता है? चेंज इन फ्लक्स ज्यादा होना चाहिए। चेंज इन फ्लक्स ज्यादा होना चाहिए। इसके लिए जो रोटेट करेंगे या जिसको मूवमेंट करेंगे उसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। समझिए, स्टडी रखा, उसको जल्दी अंदर लिया, पॉसिबल है। ओके, उसने फर्स्ट में लिखा वी कैन इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ कॉइल। पता चला, क्योंकि आपको मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करना है, तो ये सभी फ्लक्स डिपेंड ऑन नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, magnetic field cross section area. Yeah, we can increase number of coil, number of turns in a coil. Second में लिखा we can have turns of a coil with a greater area. मतलब ये हो गया, ये भी हो गया। Third point, we can keep ferromagnetic core at the center of coil. सपोज इस कॉइल के अंदर मैंने सॉफ्ट आयरन रॉड रख दिया, तो इसका मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, और नंबर ऑफ टाइम्स फील्ड इंक्रीज होगी तो इसका मतलब इसके साथ एसिड फ्लक्स भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। एंड फोर्थ पॉइंट, वी कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ बार मैग्नेट एज शोन इन 6। मतलब वो तो सपोज बार मैग्नेट रखने के बाद वो कंप्लीट करेंगे, इसकी बात की है। बार मैग्नेट में जरूरत नहीं है, लेकिन ये सपोज ये इसको शिफ्ट करेंगे, ये गलत स्टेटमेंट है, बार मैग्नेट नहीं लिख सकते, लेकिन इसको आप स्पीडली, ये इसको स्पीडली, दोनों के बीच की जो रिलेटिव मोशन है वो इंक्रीज करना है। दोनों के बीच की रिलेटिव मोशन क्या करेंगे? इंक्रीज। तो आप ये डिफ्लेक्शन ज्यादा, मतलब डिफरेंट 4 पॉइंट्स दिए जिससे आपको डिफ्लेक्शन ज्यादा मिल सकता है। क्लियर? ओके, अगर C2 को अप डाउन मोशन कराएंगे तो? नहीं, C2 को अप डाउन मोशन कराने से नंबर ऑफ मतलब फ्लक्स, सपोज यहाँ से ऊपर तक लिया तो इसके रीजन से बाहर जाएगा, फील्ड लाइन के रीजन से बाहर जाएगा, बाद में अंदर आएगा, लेकिन उतना चेंज नहीं होगा जितना सामने की ओर मोशन से मिलता है। ठीक है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ गैलेटर करना है तो आपको किसी भी तरह इसके साथ एसिड फ्लक्स ज्यादा चेंज हो जाए, और ज्यादा चेंज के लिए इसको उसके नजदीक ले जाना पड़ेगा। ओके, ऊपर नीचे से होगा लेकिन मैक्सिमम नहीं होगा। आगे मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड
फोर्थ इलास्ट्रेशन इस तरह का है, कॉइल किस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे और फ्लक्स इंक्रीज डिक्रीज किस तरह से, वो नोट डाउन करके दो उसे लिख के दिया है। इसमें एक और सेकंड पॉइंट भी है, we can replace the galvanometer by the small bulb, galvanometer by small bulb when an induced current, उसने बताया कि सपोज एब्सेंस ऑफ, मैंने क्वेश्चन की जगह आंसर पढ़ लिया, क्या बात करेंगे, हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन एब्सेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। सपोज गैल्वेनोमीटर नहीं है तो आप करंट कैसे मतलब बताएंगे, तो यहाँ छोटा सा एक बल्ब रखेंगे, स्मॉलर, एलईडी भी चलेगा, उसमें पोटेंशियल बहुत कम चाहिए, स्मॉलर बल्ब रख दो और बाद में इसको रोटेट कराओ तो बल्ब ग्लो होगा, पता चलता है कि करंट प्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि सिंपल जैसे गैल्वेनोमीटर का यूज क्या है कि स्मॉल करंट की मेजरमेंट या प्रेजेंस, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो गैल्वेनोमीटर नहीं यूज करना है तो आप यहाँ छोटा सा बल्ब यूज करेंगे तो भी आपको मिलेगा। मेन चीज तो फर्स्ट क्वेश्चन में थी, मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में के लिए इंपॉर्टेंस इसकी ज्यादा लगती है। ओके, जो एमसीक्यू में हमको पूछ सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर की डिफ्रैक्शन ज्यादा चाहिए तो आप क्या करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बताया उसने कि नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करो कॉइल के अंदर। सेकंड क्या बताया कि इसकी एरिया ज्यादा रखो, नंबर ऑफ टर्न्स तो ज्यादा लेकिन एरिया भी साथ में ज्यादा रखो। फोर्थ, तो इसके कोर के अंदर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रखो, सॉफ्ट आयरन रॉड रख दो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। मतलब एन बी और ए किसी भी तरह इंक्रीज होना चाहिए, मतलब फ्लक्स इंक्रीज होगी, बस ये इसकी मेन रीजन है। सर C1 का एरिया बड़ा रखेंगे ना, क्या C1 का एरिया बड़ा करेंगे ना? नहीं C1, हाँ C1 का, जिसके साथ गलत है वो C1 का, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करें तो यहाँ आयरन रॉड रखना पड़ेगा। फिर ये तो है म्यूचुअल इंडक्टेंस, दो कॉइल भी मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस है, मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी तो वो वहां तक जाएगी, मतलब फील्ड इसकी इंक्रीज करनी, लेकिन एरिया नंबर ऑफ टर्न्स वो इसका इंक्रीज करना है। कंप्लीट। ओके चलो नाउ सेकंड नंबर, इसमें कुछ लिखना नहीं था लेकिन ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं क्योंकि 2 मार्क्स में तो कुछ भी पॉसिबल है। ओके एक्सप्लेनेशन लिखो मतलब कंप्लीट, और ऐसे क्वेश्चन इस चैप्टर में ज्यादा दिए हैं। ओके 6.2, a square loop of side 10 centimeter, 10 centimeter 0.1 meter, and the resistance is a 0.5 ohm, placed vertically in east west plane, placed vertically in east west. Okay, a uniform magnetic field of 0.1 Tesla is set up across the plane in a northeast direction. अब देखो सिंपल चीज है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उन्होंने वर्टिकली अपवर्ड इसको ईस्ट वेस्ट में रखा, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये रॉड सपोज, तो ये एंगल इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया इस डायरेक्शन में, ये बी एंगल कितना होगा 45, एंगल कितना होगा 45। क्या आगे पढ़ेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू 0 इन 0.7 सेकेंड। ओके टाइम इंटरवल, .7 second. Determine the magnitude of the induced EMF and current during this time interval. क्या होगा इसमें, तो इनिशियली फ्लक्स और फाइनल फ्लक्स, ओके वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। चलो इनिशियल फ्लक्स phi1 n b a cos θ1, लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स सपोज नहीं दिया तो 1 लेंगे, b इक्वल टू 0.1 लेंगे, a मतलब l स्क्वायर हो जाएगा, l स्क्वायर मतलब 0.1 होल स्क्वायर, एंड cos क्या लिखेंगे, इनिशियल एंगल कितना होगा 90, 45। मैंने ड्रॉ करके दिया, देख ये जो है रॉड है, मतलब ये क्रॉस सेक्शन एरिया की डायरेक्शन, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड,
तो एंगल कितना होगा 45 एंड देयरफॉर ये तो 10⁻³ हो जाएगा. So 0.7071 into 10⁻³. 0.7071 into 10⁻³. Suppose point शिफ्ट करना है तो 7.071 10⁻⁴ वेबर. ओके, अब उसने बताया कि फील्ड डिक्रीज होकर 0 हो रही है. मतलब हमने जो कैलकुलेट किया आपने दिखा नहीं, ये यहां रखना था, थीटा तो वही रहेगा, लेकिन फील्ड इंक्रीज, अच्छा फील्ड जो 0.1 थी वो डिक्रीज होकर 0 हो रही है. इसका मतलब n v2 cos थीटा n, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होकर 0 हो गई. एंगल वही का वही था, सिर्फ फील्ड चेंज होती है. फील्ड चेंज होने का मतलब ये 0 हो गया. So now induce EMF E is equal to लिखो तो भी चलेगा, डेल्टा E करके लिखेंगे तो भी चलेगा. कौन सी साइन उन लोगों ने यूज किया चेक करना है. E is equal to डेल्टा phi upon डेल्टा T and that is equal to 2 minus 1. तो इसका क्या लिखेंगे 0 minus 7.071 10⁻⁴. सर मोड क्यों रखा है? हाँ, मोड क्यों रखा है? मोड क्यों रखा मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं. अरे हाँ, माइनस क्यों रखते हैं? तेरा किसने पूछे आगे माइनस क्यों रखते हैं? सर वो मैग्नीट्यूड सिर्फ चाहिए इसके लिए. हाँ, आगे माइनस क्यों रखते हो? उसकी डायरेक्शन मिले. नहीं, वो लेंस को बताता है, डायरेक्शन तो उसे कैसे पता चलेगी. चलो इसमें माइनस मैंने रख दिया, आंसर माइनस है, डायरेक्शन बताओ. वो सर सिर्फ आंसर माइनस प्रोड्यूस हो नहीं बताएगा, सकता. जिससे वो प्रोड्यूस होती है इससे इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होंगी, लेकिन इसको मैग्नीट्यूड के साथ कोई रिलेशन नहीं है. इसलिए जब भी आप इसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे ऑलवेज आपको मॉड ऑफ करके मिलेगा. क्या मॉड ऑफ करके? ओके, तो ये होगा 7.071 10⁻⁴ अपन 0.7. मेरे ख्याल से तो 0.7% अप्रोक्सीमेट करके कैंसिल कर दो, अप्रोक्सीमेट करके आंसर कर देंगे तो आंसर इज 10⁻³ वोल्ट. चेक करो. हाँ सर. नहीं होगा क्योंकि 0.7 कैंसिल करो, मैंने यहाँ पॉइंट शिफ्ट किया, मतलब 0.7071 10⁻⁴. ये वैल्यू मैंने रख दी होती तो ऊपर नीचे 0.7 कैंसिल. सो आंसर इज अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻3 मतलब 1 मिली वोल्ट. अब इसमें याद रखना पड़ेगा कि पोटेंशियल बहुत कम होता है और पोटेंशियल की वैल्यू बहुत कम होगी, इसका मतलब आपको 10⁻³ वाली कंडीशन याद रखनी पड़ेगी. ओके चलो, ये जो आपने कैलकुलेट किया वो तो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल था. नाउ इलेक्ट्रिक करंट I is equal to E by R. So 10⁻³ upon resistance is a 0.5. 0.5 मतलब 2 into 10⁻³ एम्पियर. 0.5 1/2, 2 कहाँ जाएगा ऊपर. So answer is 2 मिली एम्पियर करंट. करंट कितना पास होगा 2 मिली एम्पियर जितना करंट पास होगा. तो ये जो मैंने न्यूमेरिकल कैलकुलेट की, ऐसी तो बहुत सारी न्यूमेरिकल है, क्योंकि मेन चीज क्या है कि सपोज आपने फ्लक्स phi is equal to NBA cos थीटा, तो कहीं आपको थीटा चेंज करके पूछेंगे, कहीं आपको थीटा चेंज करके पूछेंगे, कहीं आपको मैग्नेटिक फील्ड में चेंज पूछेंगे, कहीं क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज पूछेंगे. ओके, तो इस तरह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज तो होगा, बराबर. तो इसलिए ये प्रॉपर कैलकुलेट करते हो याद रखना है. यहाँ सिर्फ फील्ड चेंज हुई थी, इसलिए लिखा था कि 0.7 सेकंड के अंदर फील्ड चेंज होके 0 हो जाती है, मतलब डिक्रीज का हुआ तो फील्ड के अंदर हुआ, और फील्ड के अंदर हुआ तो हमने इनिशियली B1 लिखा और फाइनली इसको B2 ऐसा लिख के कैलकुलेट किया. ओके, और इस तरह से होगा तो पहले इनिशियल फ्लक्स और फाइनल फ्लक्स करके ही कैलकुलेट करना है. और दोनों बहुत सारे लोग क्या करते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, इज इक्वल टू डेल्टा phi by डेल्टा डी एंड phi2 minus phi1 और बाद में वहां कैलकुलेट करते हैं, तो एक स्टेप में बहुत कंजस्टेड हो जाएगा. इसलिए आप पहले इनिशियली और फाइनली सेपरेट सेपरेट कैलकुलेशन करेंगे. इस न्यूमेरिकल में कोई डाउट?
नो सर। 6.2 में नो सर। नो सर। ओके चलो एक सिंगल कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में आज का वर्क कंप्लीट कर देते हैं। 6.3 क्योंकि सिमिलर है, सिमिलर है इसलिए इसको कंप्लीट किया। 6.3 लास्ट न्यूमेरिकल। ओके 6.3 में उसने लिखा अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर R equal to 10 centimeter and find its turns and resistance 2 ohm. Resistance 2 ohm. Placed with its plane perpendicular to the horizontal component of earth magnetic field. इधर horizontal component of earth magnetic field इसको perpendicular, ओके और उसको perpendicular मतलब the angle between A and B, देखो B की वैल्यू है और एक क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएंगे पैरेलल, सो थीटा 1 इक्वल टू 0। वर्ड परपेंडिकुलर है, बहुत सारे लोग सोचते ही नहीं, डायरेक्ट थीटा इक्वल टू 90 लिख देते, लेकिन क्या लिखा है मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर उसकी सरफेस एरिया है, मतलब सरफेस एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन एंड थीटा इज इक्वल टू 0। ओके नाउ आगे बढ़ो। It's rotated about its vertical diameter through 180 degree in 0.25 second. 0.25 second. Okay. वर्टिकल डायमीटर मतलब पहले इस तरह से है, ओके ये मैग्नेटिक फील्ड और यही एरिया वेक्टर, सपोज ये एरिया वेक्टर है, अब ये 180 होगा मतलब पीछे चला जाएगा, ये होगा बी एच, तो एरिया वेक्टर पीछे गया, सो थीटा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन पढ़ो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है, यहाँ लिख रहा हूं BH 3 into 10⁻⁻5 टेस्ला इंड्यूस EMF एंड करंट, वो दो चीज कैलकुलेट करके देनी है, इंड्यूस EMF एंड करंट ये दो चीज कैलकुलेट करके देनी है। ओके लिखेंगे फॉर थीटा 1 इज इक्वल टू 0, phi 1 is equal to NBA cos थीटा 1। देख चेक करो, पहले फील्ड चेंज हुई थी, अब एंगल चेंज हो रहा है। 500 3 into 10⁻⁻5। ओके इसके लिए पाई आर स्क्वायर ऐसा लिखना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इजी मेथड यूज करते हैं, NBA cos 0 and therefore phi 1 is equal to NBA. Now for theta 2 is equal to 180 degree, phi 2 NBA cos theta 2 NBA cos 180, so minus NBA. Clear? यहाँ तक हो गया? So now EMF is equal to delta phi upon delta t, डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ 2 minus 1 upon delta t, NBA माइनस में और माइनस NBA upon delta t, so EMF is equal to 2 NBA upon delta t। अब एक ही कैलकुलेशन से हम आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। इसको 2NB पाई आर स्क्वायर डेल्टा टी ऐसा लिखेंगे क्योंकि रेडियस दी है 2, नंबर ऑफ टर्न्स 500, B is equal to 3 into 10⁻² minus 5, 3.14 and radius 10 centimeter, 0.1 whole square divide by 0.25 डिवाइड बाय 0.25। अब देखो ये 1000, ये क्या होगा 1000, मतलब 1000 लेंगे
तो ये 10⁻² -2 हो जाएगा। ये ऊपर 12 इंटू 3.14 ऐसा करो तो 12 इंटू 3.14 कितना होता है? ट्वेल्व इंटू 3.14 37.68. 37.68 10⁻² -4 so 3.768 10⁻² -5 क्या आगे हमने लिया ना 4 होगा कि 5 होगा? 3 होगा। 3. ओके तो ये मेरा इंड्यूस ईएमएफ। अब करंट कैलकुलेट करना है। I is equal to E upon R. So 3.768 10⁻² -3 divide by 2. So 1.884 ऐसा आता है। 1.884 डिवाइड कर देंगे तो I is equal to 1.884 मिली एम्पियर भी लिख सकता है और यहाँ 3.768 मिली वोल्ट भी लिख सकता है। ये 10⁻² -3 10⁻³ -3 नहीं लिखना है तो फर्स्ट न्यूमेरिकल था जहां फील्ड चेंज हुई, इस न्यूमेरिकल के अंदर एंगल चेंज हुआ। क्लियर? आज 3 न्यूमेरिकल रखेंगे और क्वेश्चन लिखने 3 है 27 29 30। સર દર્પણમાં એવરેજ ઇન્ડ્યુસ ઈએમએફ કેમ લખ? तू फर्स्ट डे एब्सेंट था इसलिए जब ये पढ़ाया था नहीं था डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी तो इसको एवरेज ईएमएफ बताया जाता है। एवरेज ईएमएफ ओके और एवरेज ईएमएफ करके लिखेंगे तो भी चल और इंस्टेंटेनियस लिखना है तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी और तब जाके डी फाई अपॉन डी। कहीं भी फॉर्मूला में हमने डी फाई अपॉन डी नहीं लिखा, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी ही लिखा। क्यों ऐसा लिखा? एवरेज ईएमएफ था इसलिए। पता चल गया? फैराडे लो पढ़ा था, तू प्रेजेंट था? नहीं हाँ हाँ नहीं था। हाँ इसलिए मुझे याद है उस दिन तो नहीं था। डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी वाली इक्वेशन वहां से होती है। क्लियर? एवरेज लिखा है तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी और सिर्फ ईएमएफ लिखा है तो डी क्यू बाई डी करता डी फाई बाई डी टी कर दो चलेगा। चलो आज इतना ही रखेंगे। 3 थियरी 3 न्यूमेरिकल है।